हेलो स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारी जो वीडियोस आएंगी उसमें हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स थे उनके काफ़ी सारे कमेंट्स आते थे मुझे कि मैम हिंदी में वर्ड्स चाहिए या हिंदी में डेफिनेशन चाहिए, हम लोग नोट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक तरीका सोचा और वो तरीका ये है कि अगर जो डेफिनेशंस आपको इंग्लिश में लिखी जाती हैं बोर्ड पर, उनकी मैं कंप्लीट हिंदी एक बार बोलकर आपको समझा दूंगी। तो अगर जिस समय हिंदी बोला जाएगा उस समय आप उसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी का कंप्लीट परिभाषा उसी टॉपिक का क्या होगा वो आपको मैं लिखवा दूंगी। तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके कॉपी में आपके लिए जो हिंदी के नोट्स हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे और जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी डेफिनेशन लिखी लिखाई मिल जाती है, ठीक है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको समझने में आसानी होगी। बिल्कुल जाहिर बात है, मैंने अपने वीडियोस में किसी भी लैंग्वेज में समझाने से ज़्यादा अपने वर्ड्स अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है। यानी कि हम वैसे लैंग्वेज में आपसे बात करते हैं उस तरह से आपको समझाते हैं जो हमारी अपनी ज़बान होती है, सिंपल लैंग्वेज जो होती है। ना ही वो टफ़ हिंदी होती है, ना ही वो टफ़ इंग्लिश होती है, वो बिल्कुल ल्यूसिड लैंग्वेज होती है, आसान भाषा होती है जिससे आप बातें तो समझ जाते हैं। और हमारे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, आराम से डेफिनेशन कर लेते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को एक कंप्लीट डेफिनेशन बोर्ड लेवल का नहीं मिल पाता है, उसमें उनको होती है ट्रबल। इसके लिए मेरी पूरी कोशिश आज से हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को साथ लेकर होगी, जिसमें हम आपको बोलकर डेफिनेशन देंगे और आपको उसको नोट कर लेना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम का नोट्स भी तैयार हो जाए। और आप सबको वेरी 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 थैंक यू, क्योंकि आपने मेरा इतना सपोर्ट किया है और आपके जो कमेंट्स आते हैं तो उससे मुझे पता चलता है कि हाँ, आप सब वीडियोस देखते हैं और काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ही आपने मुझे हिंदी में डेफिनेशन देने के लिए भी कहा है। तो इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर तरह से आपका सपोर्ट करूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी जो टॉपिक है वो अब ये एक टॉपिक है जो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बाद आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, दैट इज एलर्जी, ठीक है। तो एलर्जी क्या होता है? देखिए, एलर्जी हमारे बॉडी का ही एक रिस्पॉन्स है, हमारे इम्यून सिस्टम के जरिए लिया गया रिस्पॉन्स है जो हमें एंटीजेन से बचाता है। लेकिन ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है जिसमें हमारे बॉडीज़ पर कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन ये परेशानी हमारे फ़ायदे के लिए है, क्योंकि जब एलर्जी होगी तो ही हम मेडिसिन लेंगे और अंदर के एंटीजेन को क्या करेंगे, किल करेंगे। तो समझिए एक तरह से हमारी बॉडी हमें एक लक्षण दिखाती है, सिम्टम्स दिखाती है, ताकि हमारे अंदर कोई ऐसा एंटीजेन चला गया है जो हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रही है, तो हमें उसे किल कर देना चाहिए। अगर वो एंटीजेन अंदर खामोशी से हमें डैमेज करता तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता, डिस्ट्रॉय होता। लेकिन देखिए, एलर्जी होने से हमें पता चला, हमारे नाक से पानी आना, हमें स्नीजिंग, छींक आने लगना, कई सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, तो उससे हमें समझ में आता है कि ये चीज़ मेरे लिए ख़तरनाक है, सही नहीं है, मुझे इसका इन्फेक्शन हो रहा है, और हम उससे क्या होते हैं, बचने लगते हैं। तो देखिए, हमारे इम्यून सिस्टम का ही हमारे लिए काम करना ताकि हम किसी बाहर के एंटीजेन या किसी चीज़ से हमें इन्फेक्शन हो तो हम खुद को संभाल सकें, इसी रिस्पॉन्स को हम कहते हैं एलर्जी। भले ही इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं जिससे आपको तकलीफ होती है, लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल है ताकि हम किसी भी तरह के इन्फेक्शन या जो हमें सूट नहीं कर रही है चीज़, उससे अपने आप को रोक सके, ठीक है। तो चलिए पहले डेफिनेशन करते हैं कि एलर्जी क्या होती है। तो एलर्जी की जो डेफिनेशन है, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज हाइपर सेंसिटिविटी of immune system towards any antigen present in the environment, ठीक है।
तो ये तो हुआ हमारा डेफिनेशन कि हमारे इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना। मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो किसी ऐसी चीज़ को लेकर तुरंत रिएक्ट कर रहा है, ये आपको सूट नहीं कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को ये पसंद नहीं है और उसने तुरंत कुछ ऐसा रिएक्ट किया, इतना संवेदनशील हो गया वो कि आपके बॉडी पर कुछ सिम्टम्स दिखा दिया उसने, कि कुछ ऐसे सिम्टम्स देखकर आप उस चीज़ को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। अब हमारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंप्लीट हिंदी में जो डेफिनेशन होगी उसकी, वो क्या होगी। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा प्रदान की गई अत्यधिक संवेदनशीलता जो किसी एंटीजन के विरोध में की जाती है, एलर्जी कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलर्जी का डेफिनेशन। अब देखिए हम आगे बात करते हैं एलर्जी का कारण क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी, दैट इज एलर्जेंस। एलर्जेंस जो होते हैं यही है मेन एलर्जी के कारण। जितनी भी चीज़ें जैसे धूल हो गया, डस्ट, स्मोक हो गया, धुआं हो गया, किसी तरह के स्मेल हो गए, कोई दवा हो गई, या फिर पॉलन ग्रेन्स, जो फूल में पॉलन ग्रेन्स परागकण होते हैं वो हो गए, तो बहुत तरह की चीज़ों से क्या हो सकता है, हमें एलर्जी हो सकती है। तो अलग अलग तरह की चीज़ें जो हमारे शरीर में एलर्जी का कारण बनती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एलर्जेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, ऑल दोज सब्सटेंस which causes allergy are called allergens. Example: dust, smoke, pollen, animal dander, ETC। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एलर्जेंस की परिभाषा आपके लिए क्या हो जाएगी, आप एलर्जेंस की परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसे सभी पदार्थ जिनके द्वारा एलर्जी उत्पन्न होती है उन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल कॉमन है, डस्ट का मतलब धूल होता है। ठीक है, स्मोक और पॉलन, एनिमल डैंडर्स, एनिमल डैंडर्स का मतलब होता है जिन जंतुओं के बाल में, जो जंतु होते हैं हमारे आसपास, मवेशी होते हैं, उनके बाल में जो रूसी हो जाती है, डैंडर उसको कहते हैं, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी क्या होती है, इन्फेक्शियस होती है ना। तो ये जो चीज़ हो गई, हमने दो चीज़ देखा कि व्हाट इज़ एलर्जी और व्हाट आर एलर्जेंस। अब मैंने आपको बताया था एंटीबॉडी के टाइप्स पढ़ाने में कि एक एंटीबॉडी है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है एलर्जी से लड़ने में, एंड दैट इज़ IgE। ठीक है, तो हमें किस एंटीबॉडी के द्वारा मदद मिलती है, IgE। तो आप यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं, IgE is most important antibody against allergy। ठीक है, तो मैंने आपको एक नोट में क्या दे दिया, एक नोट जो कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए भी काम आएगा, कि हमारे जो IgE यानी कि इम्यूनोग्लोब्युलिन E जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है जो हमारे एलर्जी के अगेंस्ट काम करती है। तो ये तो बातें हो गई कि एलर्जी क्या है, एलर्जेंस क्या है, कौन सी एंटीबॉडी काम करती है। अब हम आते हैं कि कैसे काम करती है। आप सोच रहे होंगे कि IgE आखिर ऐसा क्या करती है कि हमारे बॉडी में ये एलर्जी से फाइट करती है और हमारी मदद करती है। तो देखते हैं कि कैसे शुरू होता है एलर्जी का प्रोसेस और हम कैसे उसको कंट्रोल कर पाते हैं। लेट्स हैव रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी। तो अब आती है बारी हमारे प्रोसेस की, यानी कि किस तरह से शुरुआत होती है और कैसे हमारे बॉडी में उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, वो दोनों देखेंगे हम। तो हम आते हैं अपने फर्स्ट लाइन को समझते हैं सबसे पहले कि रिएक्शन में हमारा सबसे फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा। तो देखिए लिखा गया है कि ड्यू टू एलर्जेंस प्लाज्मा सेल गेट सेंसिटिव एंड रिलीज IgE। तो इसकी हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी मीडियम में लिखना चाहें वो लिख सकते हैं कि एलर्जेंस के कारण हमारा प्लाज्मा सेल संवेदनशील होकर IgE
का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो प्लाज्मा सेल है वो संवेदनशील हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर एलर्जेंस की एंट्री हुई है। तो आप क्या लिखेंगे कि एलर्जेंस के कारण हमारा प्लाज्मा सेल संवेदनशील होकर IgE का निर्माण करता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन। आते हैं सेकेंड लाइन में कि जो IgE बनाई गई है वो कहाँ जाती है। तो देखिए, हमारे बॉडी में एक मास्ट सेल है, मास्ट कोशिका। तो IgE जाकर मास्ट सेल के रिसेप्टर से क्या होता है, अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद वहां से दो केमिकल्स रिलीज होते हैं, दैट इज सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। ये दो ऐसे केमिकल्स हैं जिनका रिलीज होना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, तो हम सेकेंड लाइन की हिंदी में क्या लिखेंगे। सेकेंड लाइन के लिए आप लिख सकते हैं कि जैसे ही IgE मास्ट सेल से जुड़ जाते हैं, वो मास्ट कोशिका के द्वारा हिस्टामिन और सेरोटोनिन को रिलीज करने लगते हैं। ठीक है, उनका स्राव करने लगते हैं। अब देखिए, जब मास्ट सेल से सेरोटोनिन और हिस्टामिन ये दो ऐसे केमिकल रिलीज होंगे तो इनका क्या असर होता है हमारे बॉडी पर। तो दीज केमिकल्स causes dilation of blood vessels and increase capillary permeability leading to edema and redness। तो ये जो केमिकल होते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ये क्या करते हैं, डायलेशन कर देते हैं। डायलेशन करने का मतलब होता है हमारे ब्लड को पतला कर देना, और उसकी स्पीड क्या होती है, कैपिलरीज में बढ़ जाती है, और तेजी से हमारे बॉडीज में स्पीड बढ़ने के कारण कई जगह पर दाग यानी कि रेड स्पॉट हो जाता है। हमारी नसें जो होती हैं वो थोड़ी उभरी हुई सी दिखने लगती हैं, या दूसरे भी कई सारे एलर्जी के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। हमें स्नीजिंग होनी शुरू हो जाएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, है ना। तो बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स जो होंगे वो सामने आने लगेंगे। तो मकसद ही यही था कि शरीर में कुछ ऐसा चीज चला गया है जिसके वजह से शरीर कोई प्रतिक्रिया दिखाए, और उस प्रतिक्रिया को देखते हुए हम मेडिसिन लें और हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, यही मकसद था। तो देखिए, थर्ड स्टेटमेंट की लाइन जो आप लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं कि यह केमिकल हमारे शरीर में जाकर हमारे ब्लड, हमारे रक्त के प्रवाह को, फ्लो को बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारे शरीर पर एलर्जी के कुछ लक्षण, जैसे कि आपके एलर्जी के सिम्टम्स मैंने लिखे, रनिंग नोज, नाक से पानी गिरना, आंख से पानी गिरना, सांस लेने में कठिनाई होना इत्यादि देखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है। तो ये जो सिम्टम सामने आया, इस सिम्टम्स को जैसे ही आपके बॉडी पर देखा जाएगा, तुरंत आपके लिए क्या शुरू हो जाएगा, ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तुरंत आपको ऐसी दवा दी जाएगी जिससे ये सिम्टम्स रुके, और सिम्टम्स कब रुकेगा, जब आपके अंदर की एलर्जी खत्म हो जाएगी। यानी कि एलर्जी खत्म करेंगे तो ही तो हमारा, अगर हम बीमारी खत्म करते हैं तो ही बीमारी का लक्षण खत्म होता है। तो इस सारे लक्षण को देखते हुए आप तुरंत डॉक्टर से मिलेंगे और आपको तुरंत मेडिसिन दी जाएगी। तो हम देखेंगे कि क्या है इसकी मेडिसिन, कैसे हम बचें इससे। तो मेडिसिन के लिए आपको मैं पॉइंट्स दूंगी, लेकिन आपको फिर से एक बार ये समझा दूं मैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे शरीर में कोई बाहर का रोग कारक या कोई भी एलर्जी की चीज अंदर गई, जाते ही हमारा प्लाज्मा सेल क्या होता है, हमारे लिए एक एंटीबॉडी रिलीज कर देता है, दैट इज IgE। अब ये IgE कहाँ जाता है, IgE का टारगेट क्या है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिका, मास्ट सेल। IgE मास्ट सेल पर जाकर जैसे ही उसके रिसेप्टर से जुड़ेगा, हमारा मास्ट सेल दो केमिकल रिलीज कर देगा, दैट इज हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। अब ये दो केमिकल क्या करते हैं, ये दो केमिकल हमारे ब्लड की डायलेशन को बढ़ाते हैं, और हमारे कैपिलरीज में, हमारी रक्त वाहिनियों में ब्लड तेजी से फ्लो करने लगता है, और उस फ्लो के कारण कई जगह पे स्वेलिंग, सूजन हो जाता है, एडेमा। दूसरा रेडनेस, लाल लाल सब नसें जो होती हैं वो साफ साफ दिखाई देने लगती हैं, और हमारे उसके साथ साथ कई दूसरे लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं, जैसे नाक और आंख से पानी गिरना, सांस लेने में कठिनाई होना। ये सारी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें सामने नजर आने लगते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स सामने आ गए, मतलब कि अब हम ट्रीटमेंट की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें लक्षण पता चलते ही हम उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब देखिए, फोर्थ पॉइंट में मैंने एक स्पेशल टर्म लिखा है आपके लिए, दैट इज सिस्टेमिक एनाफाइलैक्टिक शॉक। ये भी एक एलर्जी का ही कारण होता है। एनाफाइलैक्टिक शॉक भी एलर्जी का ही एक रूप है, लेकिन ये किस तरह की एलर्जी होगी, इसमें किसी चीज़ की नहीं, इसमें ड्रग्स यानी कि कुछ दवाएं अगर हमें सूट नहीं की, हमने ये दवा ली, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो मेडिसिन पूछा जाता है जो एनाफाइलैक्टिक शॉक से रिलेटेड है वो है पेनिसिलिन।
ठीक है। तो पेनिसिलिन लिया आपने, पेनिसिलिन के अगेंस्ट अगर आपको वो सूट नहीं किया और आपके अंदर लक्षण दिखाई देने लगे तो हम उसी को क्या कहते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। क्या लिखा मैंने, एलर्जी ड्यू टू ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन विच कॉजेज एलर्जिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग टिश्यूज कैन कॉज डेथ। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए आप क्या लिख सकते हैं, वैसी एलर्जी जो पेनिसिलिन या किसी दूसरी दवाओं के कारण उत्पन्न हो जाती है और इस वजह से हमारे अंदर कई एलर्जिक रिएक्शन होते हैं और मृत्यु भी हो जाती है। उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और साथ साथ मैंने आपको एक एक बार हिंदी में डेफिनेशन दे दिया है। आप इजीली उस डेफिनेशन को पॉइंट वाइज करके अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी मेडिसिन है, क्या है ट्रीटमेंट हमें जो हमें एलर्जी से बचाएगा। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ठीक है, कि क्या है हमारा एलर्जी का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, सर्टेन सम ड्रग्स एंटीहिस्टामिन, स्टेरॉइड्स, एड्रेनलिन। ठीक है, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनके मदद से हम ड्रग्स बनाते हैं और वो ड्रग्स क्या होते हैं, एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एंटीहिस्टामिन, स्टेरॉइड्स और एड्रेनलिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी मदद से एलर्जी से फाइट किया जा सकता है, यानी कि ये ड्रग्स हमारे अंदर जाकर एलर्जी के सिम्टम्स को रोकेंगे और उस एलर्जेन यानी कि उस एलर्जी की वजह को फिनिश करेंगे जिसके कारण हमारे अंदर सिम्टम्स शुरू हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एलर्जी हमारे लिए बेनिफिशियल हो गई। कैसे हमारे लिए ये फायदेमंद हो गई, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शन हमारे अंदर जाता और हमारी बॉडी में लक्षण नहीं आते तो हम अंदर ही अंदर उस इन्फेक्शन के द्वारा किल हो जाते, हमारे सेल्स को डैमेज किया जाता। लेकिन सिम्टम्स आने से हमें पता चला कि हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज है, परेशानी है और हमने तुरंत ड्रग्स लिया, हमने तुरंत मेडिसिन ली और हमने उस एलर्जेन को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो दिस वाज नोन एज एलर्जी। ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी देखे जाते हैं। ठीक है, दो तरह के और क्लासेस हैं जहां पर हमारे इम्यून सिस्टम्स जो होते हैं वो डिजीज कॉज कर देते हैं। ठीक है, वो रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे दो चीजें आपको याद रखनी है। नंबर 1, एक होता है इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी कि इम्यून सिस्टम में किसी चीज की कमी हो रही है जिसके वजह से इम्यून सिस्टम आपके लिए काम नहीं कर रहा है। और दूसरा होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम ही बीमारी का कारण बन गया। तो दोनों में फर्क है। एक, इम्यून सिस्टम में किसी बाहरी वजह से कमी होने के वजह से आप बीमार हो गए, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र आपके लिए फाइट नहीं कर पाई, और दूसरा खुद आपके प्रतिरक्षा तंत्र के वजह से ही आप बीमार हो गए, यानी कि ये दोनों चीजें अलग है। तो चलिए इम्यूनो डिफिशियंसी के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे लिए फाइट नहीं कर पाता है क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर दिया जाता है। तो दिस वाज द कॉज ऑफ इम्यूनो डिफिशियंसी, है ना। लेकिन यहाँ जब हम ऑटो इम्यून डिजीज की बात करेंगे तो हमारे बी और टी सेल ही हमारे लिए बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। तो देखिए, चलिए आगे की टॉपिक आज कवर करते हैं, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। Now we are going to have a very short topic that is autoimmune disorder, है ना। हम ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है आपकी खुद की प्रतिरक्षा, लेकिन ऑटो इम्यूनिटी यहाँ पर इस टॉपिक को डिजीज के फैक्टर में पढ़ाया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये ऑटो इम्यूनिटी हमने रिलेट किया है ऑटो इम्यून डिजीज से। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी की हिंदी होती है स्व प्रतिरक्षा, यानी कि खुद की हिफाजत। तो ऑटो इम्यून डिजीज क्या होंगे, स्व प्रतिरक्षित रोग, यानी कि खुद
की हिफाजत के वजह से ही रोग का उत्पन्न हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या लिखाई गई है, इट इज डिफाइंड एज डिस्ट्रॉइंग ऑफ बॉडीज ओन प्रोटीन एंड टिश्यूज बाय इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा हमारे शरीर के किसी भी प्रोटीन या ऊतक का विनाश कर देना स्वप्रतिरक्षित रोग कहलाता है। ठीक है, ये आप पॉइंट्स लिख लेंगे। क्या वजह हो सकती है कि हमारे ही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, तो इसमें 2 सेल जो होते हैं वो टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। कई सारे इसके कॉज होते हैं, तो कॉज के बारे में जेनेटिक्स चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब मैं वहाँ पर आपके लिए ये चर्चा करूंगी कि कई ऐसे डिजीज़ हैं जिसमें हमारे क्रोमोसोम्स, हमारे जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली इसके लिए क्या लिखा कि ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज़ बाय बी सेल्स एंड टी सेल्स, जो बी सेल और टी सेल अब तक हमारी हिफाजत कर रहे थे, अगर वो हमारे इम्यून सिस्टम के दुश्मन बन जाएं तो ही जाकर हमें ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। तो कॉज में आप क्या लिख सकते हैं कि बी सेल तथा टी सेल के द्वारा हमारे ऊतकों का विनाश कर दिया जाता है, इसका कारण आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कुछ डिजीज लिखे हैं आपके लिए, दैट इज रिमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर, हाशिमोटोज डिजीज। ये सब कुछ ऐसे डिजीज हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के कमी के वजह से हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा ही हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ऑटो इम्यूनिटी। तो मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को हिंदी लिखने में अब तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने हर टर्म्स का, हर लाइन का हिंदी आपके लिए बोल दिया है, और ताकि आप उसको कॉपी में नोट कर सके। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपका कोई भी टर्म ना छूटे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा एलर्जी एंड ऑटो इम्यून डिजीज। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे डिजीज, दैट इज एड्स, कैंसर एंड ड्रग्स। 3 टॉपिक्स हैव बीन लेफ्ट, अभी तक 3 टॉपिक बची है। तो नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइदर फॉर योर बोर्ड, आइदर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज एड्स। ठीक है, टिल देन प्लीज टेक केयर एंड प्लीज़ कमेंट मी एंड प्लीज़ सपोर्ट, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मुझे सारी बातें पता चल सके कि वीडियोस से आप किस तरह की बेनिफिट ले रहे हैं और आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, आपको और किस तरह की रिक्वायरमेंट्स है। ओके, टेक केयर।